The second, the Coulomb force do not depend upon the presence of third charge. Do not depend on the presence of third charge. अब फॉर्मूले में दो चार्ज है, Q1 Q2, यस और नो? यस सर। तो Yes, अगर जो sir. थर्ड चार्ज है उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर पड़ा है तो भी कोई फर्क नहीं डालेगा, अगर नहीं भी पड़ा तो भी कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It do not depend on the presence of third charge. 2 points done. Third point. Coulomb law obey Newton third law of motion. Coulomb law obey Newton third law of motion. ठीक है? To every action there is equivalent opposite reaction. तो अगर Q1 Q2 को F12 फोर्स देता है तो Q1 Q2 को F21 देगा। F12 it is minus of F21. चेक करो यहां तक क्लियर? F12 is equal to minus of F21. अर्शिता लिख रहे हो? Yes, sir. अर्शिता मेरे को आपकी वीडियो ऑन चाहिए। ठीक है मयंक, आपकी भी। तो कोलम लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज जितनी फोर्स Q1 Q2 को देगा उतनी फोर्स Q2 Q1 को देगा। नोटन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हरकरण, मुस्कान, Yes, sir. Yes, sir. वोट क्लीन कर दूं बेटा पूरा? Yes, sir. ओके। अब इसको वैसे तो प्रूफ पूछता नहीं है, बट अगर मेरे से प्रूफ भी पूछे तो मेरे पास प्रूफ भी है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमारे पास F क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर इंटू r कैप। बस एक नंबर मिल जाएगा मेरे को। सिद्धार्थ नोटन हुआ? सुहानी, राज हो गया? Yes, sir. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? वेक्टर डिवाइडेड वेक्टर का मॉड। मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर इंटू r वेक्टर बाय r वेक्टर का मॉड। इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r cube into r vector. 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 r cube into r vector. कोई डाउट यहां तक? No, sir. सुहानी? No, sir. सर ये ए है क्या हुआ है? ये q1 q2. ओके सर। हम चार्जेस की बात कर रहे हैं मयंक, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Shall I rub the board? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. सिद्धार्थ? सर इतने की फोटो भेज दो, क्लियर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बोर्ड क्लीन ना। अब मेरे को इसको प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इसका बेस क्लियर कर रहा हूं। ये ओरिजिन है r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, डन। r1 r2 o a b, अगर हम इनको जोड़ दें, ठीक है, तो अगर मेरे को ए बी ढूंढना है लाइक दिस, ए बी, तो हम क्या लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ। टू साइड्स टेकन इन ऑर्डर, coincide taken in opposite order will give the resultant. तो r1 vector plus ab vector is r2 vector, then ab vector is r2 vector minus r1 vector. It is represented by r12. Clear? तो अगर मेरे को ab लिखना है तो मैं ab को क्या लिखता हूं? r2 minus r1 represented r12. चेक करो, आपको सिर्फ बेस क्लियर हुआ, कैसे यूज किया? ये r1 वेक्टर, खुशमिता क्लियर है बेटे? ट्रायंगल लॉ लगाया, Yes, sir. two vectors taken in order, coincide taken in opposite order will give the resultant. So this is r1 vector plus ab vector must be equal to r2 vector. Then ab is r2 minus r1 represented by r12 vector. Represented by r12 vector. Board clean? Yes, sir. मुस्कान? Yes, sir. कर दो रख? हाँ जी सर। सुहानी, खुशमिता, Yes, sir. अर्शिता? कर दो सर आप। Yes, sir. अब हमें इसको प्रूव करना। देख, मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूं Q1 Q2 XY प्लेन में, having coordinates r1 r2,
ए बी, F21 F12। देखो इसमें मैंने किन चीजों का ख्याल रखा, ठीक है, कि ये 1 2 फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, F12 F21, ठीक है, F21 force on Q2 charge by Q1 charge, the direction central force, the direction of force lies on a line in two charges, ठीक है ना। अगर मैं F21 निकालता हूं तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 by AB का स्क्वायर, it will be 1/4πε0 Q1 Q2। अब देख मैंने AB अभी क्या लिखा था, अभी हमने AB क्या लिखा था बताओगे, टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, R2 vector minus R1 vector. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R12 वेक्टर, सर R12 वेक्टर। वेरी गुड, R12 का स्क्वायर, तो इट विल बी रिटन एज 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, R12। अब देख ए बी और बी ए में कोई फर्क है क्या, सेम चीज है, खुशमित आप बताओगे, ए बी और बी ए में कुछ फर्क है कि सेम चीज है, So negative है. वेरी गुड, ए बी और बी ए की वैल्यू सेम है बट सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, द ओनली डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन, क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैं F12 निकालना चाहूं तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, चेक करो यस और नो, मैं यहां तक की फोटो भेज रहा हूं।
ठीक है, पूरा नोट डाउन हो गया आराम से, गलती मत करना नोट डाउन करने में। Done, sir. अब देखो बेटा, R21 का मॉड, R12 का मॉड सेम है, बट मैं डायग्राम में अब कर रहा हूं। R12 का मॉड इज इक्वल टू R21 मॉड, बट R12 is minus of R21. Therefore, F12 minus of F21. Hence proved. तो इसका मतलब जितनी फोर्स 1 2 को देगा उतनी फोर्स 2 1 को देगा। ये 3 मार्क्स में आएगी डेरिवेशन अगर आती है तो। पूरा बोर्ड क्लीन? मयंक, 1 2, मुस्कान, राज, सिद्धार्थ, सुहानी, ऑल डन? खुशमिता? तो Yes, ये sir. अगर प्रूफ Yes, sir. करेगा तो प्रूफ करके आना, नहीं तो नहीं लिखना। बोर्ड में क्वेश्चन दिया Q1 Q2 को F फोर्स लगाता है, तो Q2 Q1 को कितनी लगाएगा? मुस्कान आंसर दोगे? सर क्वेश्चन रिपीट करना। बेटा Q1 Q2 को F फोर्स लगाता है, तो Q2 Q1 को कितनी लगाएगा? सर इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल ठीक। अगर आप इक्वल एंड अपोजिट लिखाते हो देन इट इज ओके। इफ यू राइट माइनस एफ देन इट इज ओके। बट ये 1 नंबर में क्वेश्चन है, इफ द स्टूडेंट राइट ओनली एफ, आपका हाफ मार्क कट जाएगा बोर्ड में, क्या रखना। ठीक है, क्लियर बेटे? Yes, sir. बोर्ड क्लीन कर दूं पूरा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस depend
on the medium Coulomb force between two charges depends on the medium between two charges. ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, Depend on the medium. बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस. ना, अब हमने परसों एक परमिटिविटी नाम की चीज पढ़ी थी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. परमिटिविटी क्या थी? मैंने आपको कहा था एक था एप्सिलॉन नॉट और एक था एप्सिलॉन एम. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर एंड एप्सिलॉन एम इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. यस और नो? Yes. Yes, अगर sir. हम ये करें, दो चार्जेस Q1 Q2 एयर में है, ये हमेशा क्यू लिखूंगा मैं, ए नहीं लिखूंगा. कई बार अगर आपको लगे कि हाँ जी ठीक है, तो मेरे पास फोर्स एयर की कितनी आई? 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. वन बाय 4πε0 Q1 Q2 by r square. अगर हम इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें तो फोर्स मीडियम की क्या बन जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. एप्सिलॉन m यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ओके, खुशमिता, Yes, sir. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज डैश देन एप्सिलॉन नॉट, Sir, greater. ग्रेटर देन. मीडियम की परमिटिविटी हमेशा एयर की परमिटिविटी से ज्यादा होगी. तो अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, मार्केट 1 मार्केट 2, ठीक है, एफ एयर डिवाइड बाय एफ मीडियम, इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर. ये दोनों कटे, ये ऊपर चला गया, तो एफ एयर डिवाइड बाय एफ मीडियम इज एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट. अर्शिता, आप ये ई को गलत लिख रहे थे, सी के बीच में लाइन लगानी है. Okay, sir. ये ई नहीं है, इप्सिलॉन है बेटे. तो वो जल्दी जल्दी हो जाए. हाँ जी, ठीक से लिखो. सर आप इसकी फोटो भेज सकते हैं, काफी ब्लर आ रही है वीडियो. ओके,
कर दो रब? Yes, sir. आप बता दिया करो बेटा जी। हमारे पास क्या है, एयर को हम क्या लिखते हैं, एफ नॉट बाय एफ मीडियम, इट इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको डाला एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो बन गई ना ये, मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इट इज रेशियो। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या रखा, और कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम रखा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है वर्ड, डाइलेक्ट्रिक is a term used for dialectric is a term used for insulators। और जो डाइलेक्ट्रिक टर्म है वो हम इंसुलेटर्स के लिए यूज करते हैं। आइए समझ बेटा, Yes, sir. जितने भी हम वर्ड है, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ऑयल, सब डाइलेक्ट्रिक में चले जाएंगे। They do not allow current to pass through them, but they all allow electric field lines to pass through them. Yes or no? Yes, sir. But they all allow electric field lines to pass through them. Dielectric is a term used for insulators. अब देख, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। The permittivity of medium is greater than permittivity of free space always. So therefore